Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और एक टॉपिक बचा हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डाउट्स हैं सो वो है ब्रांच पॉइंट्स और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आप लोगों ने देखा होगा एक दो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुकलेट में है जहाँ पे ब्रांच पॉइंट है ये मेंशन किया गया है। तो हम पहले मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स में, एंड उसके बाद ब्रांच पॉइंट का मतलब क्या है, एंड ऑल्सो ब्रांच कट। तो पहले मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सीआर इक्वेशन से लेके टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज, सिंगुलर पॉइंट, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, जो भी पढ़ा है हमने, हर जगह पे जो हमने फंक्शन की बात की है वो सारे सिंगल वैल्यूड फंक्शन थे। ठीक है, जो भी फंक्शन के साथ हमने अभी तक डील किया है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन थे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन का एक ही वैल्यू आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और जो भी हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं उसमें सारा फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन था। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जे मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन में किस तरीके से हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन का जो मैथमेटिक्स है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड अलग अलग है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का जो मैथमेटिक्स है वो कैसे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और उसी के लिए हमें ब्रांच कट यूज करने का जरूरत पड़ेगा। तो ब्रांच कट क्या है अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो रीड द डेफिनेशन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है? इफ द फंक्शन f of z has more than one value corresponding to a single value of z, then f of z is said to be a multivalued function of z। मतलब z के एक सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन का अगर एक से ज्यादा वैल्यू आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन का अगर एक से ज्यादा वैल्यू आता है तो उसको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। स्कूल लेवल में जब आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, जैसे किसी भी रियल फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा है, वो कैलकुलस में हर जगह पे आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करते हैं। स्कूल लेवल में जो आपने कैलकुलस पढ़ा है रियल फंक्शन के लिए, वहां पे हम हर जगह पे सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब कैलकुलस में जब हम फंक्शन बोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होता है। कैलकुलस में जब आप बोलते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा कुछ जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो यहां पे जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है बहुत जगह पे लिखा रहता है जब मल्टी वैल्यूड फंक्शन इन रियलिटी एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज कैलकुलस में फंक्शन का मतलब हम समझते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। कैलकुलस में जो भी फंक्शन हम लिखते हैं वो सिंगल वैल्यूड है, या अभी तक हम जो भी मैथमेटिक्स करते हुए आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हर जगह पे वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही था। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन, पर ध्यान रखिएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन एक फंक्शन है, लेकिन उसमें जो नॉर्मल मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, जो कैलकुलस हम पढ़ते हैं, वो उसमें वैलिड नहीं है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन, लेकिन जो नॉर्मल आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या कैलकुलस पढ़ते हैं वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए ट्रू नहीं है। नॉर्मल मैथमेटिक्स या नॉर्मल कैलकुलस जो है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए यूज करने के लिए मल्टी वैल्यूड फंक्शन को एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट करना पड़ता है। वो कैसे ट्रीट करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी एक फंक्शन है, बट वो नॉर्मल मैथमेटिक्स या नॉर्मल जो कैलकुलस आप पढ़ते हैं उस रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या बताया गया? z के एक सिंगल वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का
एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीवैल्यूड फंक्शन। और जैसे मैंने बताया बहुत जगह पे यूज किया रहता है, जब मल्टीवैल्यूड फंक्शन एक्चुअली कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज फंक्शन का मतलब हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही मान के चलते हैं, इसलिए कुछ टेक्स्ट बुक में ये मल्टी वैल्यू फंक्शन ना बोल के मल्टी वैल्यू ऑपरेशन बोला जाता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन वर्ड यूज ना करके मल्टी वैल्यूड ऑपरेशन। एक्चुअली फंक्शन के जो मैथमेटिक्स है सिंगल वैल्यूड फंक्शन के, मल्टी वैल्यूड फंक्शन उनको फॉलो नहीं करता, इसलिए कुछ टेक्स्ट बुक में मल्टी वैल्यूड फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग ये फ्रेज यूज होता है, मल्टी वैल्यूड ऑपरेशन। मतलब उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं बहुत जगह पे, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन ये है। नाउ एक वर्ड आप लोगों ने में भी देखा होगा, फंक्शन के ब्रांचेस का मतलब क्या है। देखिए क्या लिखा गया है, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन corresponding to a single value of z is known as the branches of the function। z के एक सिंगल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग, z के एक सिंगल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जो डिफरेंट वैल्यूज आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। z के एक सिंगल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे उनको हम ब्रांचेस बोलेंगे। सपोज z के एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के दो वैल्यूज आते हैं, तो कितने ब्रांचेस होंगे, द फंक्शन विल हैव टू ब्रांचेस। z के एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं, तो फंक्शन के कितने ब्रांचेस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो एक z के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जितने वैल्यूज आएंगे डिफरेंट वैल्यूज, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। जितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे उतने ही ब्रांचेस होंगे। ठीक है, दो वैल्यूज है तो दो ब्रांचेस, अगर 10 वैल्यूज है तो 10 ब्रांचेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर बाद। नाउ ये जो हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, इन ब्रांचेस में से एक ब्रांच को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच एंड बाकी ब्रांचेस को बोले जाते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। तो एक ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच और बाकी ब्रांचेस को सेकेंडरी ब्रांच बोला जाता है। जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कॉरिस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 कहां से है अभी बताएंगे। तो n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग रेंज फॉर आर्गुमेंट ऑफ z इज नोन एज प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब n इक्वल टू 0 जो बताया गया, n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट ऑफ z का जो रेंज आएगा उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे जो आर्गुमेंट ऑफ z है बेसिकली क्या होगा, z को ऐसे लिखा जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस n पाई 2n पाई। यहां पे n का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग, पहले बताइए आर्गुमेंट ऑफ z कितना है। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब यहां पे होगा थीटा प्लस 2n पाई। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ z। ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहां पे हम किसको बोलते हैं, जब n 0 है। अगर n 0 है तो अब आप देखिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, थीटा।
और थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से 2 पाई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो 0 से 2 पाई है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आर्गुमेंट आएगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, बाकी जो है वो सेकेंडरी आर्गुमेंट होंगे। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, ये जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन है इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के फंक्शन जो है वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। तो टाइप वन क्या है? फंक्शन विथ नॉन इंटीजर पावर्स ऑफ z। फंक्शन के अंदर अगर z का नॉन इंटीजर पावर है। इफ यू रिमेंबर, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हर जगह पे z का इंटीजर पावर था। वो पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, z का इंटीजर पावर था। तो अभी तक हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी डिस्कस करते हुए आए हैं उसमें z के इंटीजर पावर थे। हमने फ्रैक्शनल पावर के बारे में अभी तक अलग से कुछ नहीं डिस्कस किया है। तो यहां पे जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन का टाइप 1 है उसमें बेसिकली क्या होगा? z के नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शनल पावर्स होंगे। तो फंक्शन के अंदर अगर z के फ्रैक्शनल पावर्स होते हैं तो वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ऐसा क्यों? लेट्स चेक। z क्या होता है? z होता है r e टू द पावर आयोटा थीटा। अभी तक हमने यही पढ़ा है। अब यहां पे देखिए, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या मल्टीप्लाई किया गया है? e टू द पावर आयोटा 2n पाई। ये फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसका वैल्यू ऑयलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होता है? 1। ये हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा था। जो e टू दी पावर आयोटा 2n पाई है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ये एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड भी कर देते हैं, जैसे थीटा के साथ 2n पाई ऐड किया गया है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करने की वजह से क्या z के वैल्यू में कोई चेंज आएगा? ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया गया है इसकी वजह से क्या z के वैल्यू में चेंज आएगा? कोई नो सर, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये जो e टू दी पावर आयोटा 2n पाई है इसका वैल्यू तो 1 होता है फॉर ऑल n। फॉर ऑल इंटीजर n, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो फॉर ऑल n और इंटीजर n, बेटर टू से फॉर ऑल इंटीजर n, वैल्यू ऑफ z विल बी सेम। मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगा बेसिकली। n का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, z का सेम वैल्यू आएगा, मतलब एक सिंगल वैल्यू ऑफ z है। ये हम यहां से बता सकते हैं। बिकॉज e टू दी पावर आयोटा 2n पाई वाला जो पार्ट है ये 1 बन जाएगा, तो z का वैल्यू सेम आएगा, कुछ भी रिप्लेस करो। नाउ सपोज हमने एक फंक्शन कंसीडर किया z टू दी पावर p, और हम देखेंगे p इंटीजर होता है तो क्या होगा और p अगर फ्रैक्शन होता है तो क्या होगा, दोनों डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है। यहां पे z के बदले ये रिप्लेस कर दिया गया, पावर में क्या है p, तो इसको हम लिख सकते हैं
देखिए r टू द पावर p e टू द पावर आयोटा p थीटा इनटू e टू द पावर आयोटा 2 पाई np। तीनों टर्म को अलग अलग लिख दिया गया, r वाले टर्म को अलग, थीटा वाले टर्म को अलग, पाई वाले टर्म को अलग, यही आएगा। अब आप देखिए p अगर इंटीजर होता है तब क्या होगा, तो अभी तक हम इंटीजर की बात करते आए हुए हैं, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। तो इफ p इज एन इंटीजर, इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, p एक इंटीजर है। अब बताइए p अगर इंटीजर है, इन दैट केस ये जो टर्म है 2n p पाई, ये जो टर्म आया है पावर में जो है 2n p पाई, ये आपका इवन इंटीजर ऑफ पाई होगा या ऑड इंटीजर ऑफ पाई हो, ऑफ नॉट सॉरी इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल सर। बिकॉज ये जो 2np है ये 2 फैक्टर, ये ऑलवेज एक इंटीजर है और 2 एक इवन इंटीजर है, तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो भी इवन इंटीजर आएगा। तो ये बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, हम बोल सकते हैं। और सिंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो e टू दी पावर आयोटा 2np पाई, ये जो टर्म है इसका वैल्यू ऑयलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा 1, बिकॉज इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता तो -1 आता, ठीक है। तो ये अगर 1 बन गया तो बताइए जो फंक्शन था z टू द पावर p, ये इक्वल टू आएगा r टू द पावर p e टू द पावर आयोटा p थीटा। ये फैक्टर 1 बन गया, दिस वन ये आएगा। तो आप बताइए z टू द पावर p का वैल्यू ये क्या n पे डिपेंड करता है, z टू द पावर p जो फंक्शन हमने चूज किया था इसका वैल्यू क्या n पे डिपेंड करता है? नो सर। n ये पार्ट तो 1 बन गया, इसमें n का डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ z टू द पावर p विल बी सेम फॉर ऑल n। जो z टू द पावर p है, p एक सम इंटीजर है, विल बी सेम फॉर ऑल इंटीजर n। तो इसमें n का डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो जैसे हमने यहां पे देखा था कि आप n का कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं z का वैल्यू सेम आएगा। z का वैल्यू सेम आने का मतलब मैंने क्या बताया, सिंगल वैल्यू ऑफ z। तो यहां पर भी z के सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू भी देखिए सेम है फॉर ऑल n, और वैल्यू सेम आने का मतलब ये सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? सिंगल वैल्यू। n के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का सेम वैल्यू आ रहा है तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन का एक ही वैल्यू आ रहा है, सो इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्यों है? बिकॉज यहां पे p जो है वो इंटीजर चूज किया गया था, p जो चूज किया गया था वो इंटीजर था। जैसे जेड स्क्वायर क्यूब z4 या 1/z², 1/z³ नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। p जब इंटीजर है तब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। और इन्हीं टाइप के फंक्शन के बारे में अभी तक डिस्कस करते आए हैं, z टू द पावर p जहां पे p एक इंटीजर है। क्लियर है पॉइंट? सब p के लिए मल्टी वैल्यूड नहीं होगा ये p इंटीजर है तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैसे है?
n का आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर लो, सेम वैल्यू आएगा फंक्शन का। अगर n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आते तब हम बोलते हैं वो मल्टी वैल्यूड है। बट यहाँ पे n का वैल्यू आप कुछ भी रिप्लेस कर लो, फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो ये सिंगल वैल्यूड है। नाउ हम देखेंगे अगर p नॉन इंटीजर होता है तब क्या होगा। इफ p इज अ नॉन सम फ्रैक्शन है, जब p नॉन इंटीजर होगा, इन दैट केस जो ये टर्म है 2n पाई, ये क्या इवन या ऑड मल्टीपल होना जरूरी है? ये आपका इंटीजर आएगा या फ्रैक्शन आएगा? टू एन पी फ्रैक्शन आएगा। p आपका फ्रैक्शन है, तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो इन जनरल ये एक फ्रैक्शन आएगा, नॉन इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब नॉन इंटीजर। कुछ केसेस में इंटीजर आ सकता है, बट इन जनरल बोल रहा हूं, n यहां पे इंटीजर है, p आपका फ्रैक्शन है, तो प्रोडक्ट जो है वो फ्रैक्शन होगा। इन सम केसेस ये फ्रैक्शन इंटीजर भी बन सकता है, बट इन जनरल ये फ्रैक्शन है। ये बेसिकली होगा सम नॉन इंटीजर इंटू पाई। तो इस में क्या, ये e टू दी पावर 2np पाई ये 1 बनेगा अगर ये फ्रैक्शन होता No. नहीं बनेगा। और हम देखेंगे n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस टर्म का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। अब देखिए इंटीजर और नॉन इंटीजर में डिफरेंस क्या है। जब आपने p को इंटीजर लिया तो इस फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब ये वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड ही नहीं करता। n आप कोई भी इंटीजर चूज कर लो, इस फैक्टर का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन p जब नॉन इंटीजर है तब इस फैक्टर का वैल्यू 1 नहीं आएगा, और इस फैक्टर का वैल्यू कितना होगा वो n पे डिपेंड करेगा। n का वैल्यू 0 है तो अलग वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 1 है तो अलग वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 2 है तो अलग वैल्यू आएगा। तो इस केस में ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका वैल्यू क्या होगा, ये n पे डिपेंड करेगा। ये जो n इंटीजर है इस पे डिपेंड करेगा। और इसी की वजह से जो एंटायर फंक्शन था z टू द पावर p, ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा, बिकॉज इसके डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इस पार्ट के डिफरेंट वैल्यूज होंगे तो फंक्शन के भी डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, और एक z के लिए फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आने का मतलब वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। वो डिफरेंट वैल्यूज क्या है अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट ये समझाने का मतलब डिस्कस करने का रीजन ये है, p जब इंटीजर है तब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, तो फंक्शन का एक ही वैल्यू आएगा, तो सिंगल वैल्यूड होगा। लेकिन p जब नॉन इंटीजर है तब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसके डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, और इस टर्म के डिफरेंट वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के भी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगे। इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन व्हेन p इज ए नॉन इंटीजर। p जब फ्रैक्शन है तब ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इंटीजर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, p अगर इंटीजर है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब ये जो बताया गया, ये एक्सपोनेंशियल टर्म के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे और फंक्शन के भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, वो कैसे हम आइडिया लगाते हैं। देखिए p क्या था, फ्रैक्शन, तो स्मॉल p को हमने इस फॉर्मेट कर लिया, फ्रैक्शन फॉर्मेट में कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q, वेयर
P and Q are both integers, ठीक है, P and Q do not have any common factor. Danish Sharma, please mute yourself. और कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर भी लिखना सही है। जैसे 2/4 नहीं होगा, 2/4 होगा तो पहले उसको 1/2 कर लेंगे। तो P और Q में, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर 3/9 है तो उसको पहले 1/3 कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो स्मॉल p को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया, कैपिटल P बाई कैपिटल Q, और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो देखा जाता है P का अगर आप ये फॉर्मेट रिप्लेस करें तो ये जो e⁻i2n πp है, इसके डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, बताया गया था। कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे? Q डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, Q नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। Q मतलब जो यहां पे डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे। सपोज अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, किसी क्वेश्चन में P है 1/3 और किसी क्वेश्चन में P है 2/3, तो दोनों में ही फंक्शन के कितने वैल्यूज आएंगे, कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे? 3 डिफरेंट वैल्यूज, बिकॉज दोनों में ही कैपिटल Q का वैल्यू कितना है? 3। फंक्शन के कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे ये कौन डिसाइड करता है? कैपिटल Q डिसाइड करता है। तो दोनों P के केस में ही कैपिटल Q का वैल्यू 3 है, सो 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ध्यान रखिएगा, P आपका 1/3 हो या 2/3 हो, दोनों में ही 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। बिकॉज कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे वो कौन डिसाइड करता है? Q, जो डिनोमिनेटर में है वो डिसाइड करता है। यहां पे भी डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? 3, यहां पे भी 3, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। भाई एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये सिर्फ Q पे डिपेंड कैसे कर रहा है। यहां पे आप देखिए 2πnp, इसके डिफरेंट वैल्यूज आएंगे स्मॉल p, तो इसको लिखा गया 2πn कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q। अब इसके कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे बताया गया? Q डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। Q डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है आना। किस तरीके से? अब देखिए यहां पे जो ये टर्म है दिस NP, N इंटू कैपिटल P, ये इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा? Integer. बिकॉज N भी इंटीजर है, कैपिटल P भी इंटीजर है, फ्रैक्शन तो स्मॉल p है ना, कैपिटल P तो इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट एक इंटीजर आएगा। तो इसके डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगे? NP के डिफरेंट वैल्यूज होंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे? Q-1 तक, Q जो नीचे प्रेजेंट था डिनोमिनेटर में। तो NP एक इंटीजर है, उसका वैल्यू 0 1 2 3 अप टू Q-1। अब आपको डाउट हो रहा होगा Q-1 तक क्यों लिया गया? जैसे मैंने बोला इस फंक्शन के कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे? Q डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो अब देखिए यहां पे Q वैल्यूज आ चुके हैं। कितने वैल्यूज हैं? फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये Qth वैल्यू है बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है। तो कितने वैल्यूज हुए? Q वैल्यूज हो गए। इसके बाद अगर आप लेते हैं Q, Q+1, Q+2, वो सेम वैल्यू बार बार रिपीट करेगा। फंक्शन जो है उसका सेम वैल्यू बार बार रिपीट करेगा। तो यहां पे NP एक इंटीजर है और उसके वैल्यूज क्या क्या लेंगे? 0 1 2 अप टू Q-1, बिकॉज Q डिफरेंट वैल्यूज हैं इसीलिए 0 टू Q-1 है। अगर आप इसके बाद वाले वैल्यूज लेते हैं, Q-1 के बाद क्या आएगा? Q, Q+1, Q+2, Q+3, उनके लिए फंक्शन का सेम वैल्यू रिपीट होगा।
मतलब एनपी इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है, अगर आप एनपी के बदले क्यू रख देंगे तो फंक्शन का सेम वैल्यू आएगा। एनपी इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू है, एनपी इक्वल टू क्यू प्लस 1 के लिए भी फंक्शन का सेम वैल्यू आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे रिपीट होंगे। इसलिए एनपी के जो बाकी वैल्यूज हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो एनपी का वैल्यू आप 0 लेंगे, जो वैल्यू आएगा एनपी इक्वल टू क्यू के लिए भी सेम वैल्यू, एनपी इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू आएगा एनपी इक्वल टू क्यू प्लस 1 के लिए भी सेम वैल्यू। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो देखिए यही चीज यहां पे लिखा गया है। यहां पे 2 पाई था, 2 पाई लिख दिया गया। ये जो n इंटू पी है उसके क्या क्या वैल्यूज होंगे, 0 1 2 दिस, ये लिखा गया है 0 1 2 कहां तक, q माइनस 1, और नीचे क्या है q। तो 0 बाई क्यू, 1 बाई क्यू, 2 बाई क्यू कहां तक जाएगा, q माइनस 1 अपॉन क्यू। तो जो ये 2 पाई एनपी है इसके इतने सारे डिफरेंट वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद वाले वैल्यूज क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप इसके बाद वाले वैल्यूज लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू रिपीट करेगा। तो कितने डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्यू। तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के भी क्यू डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये कैपिटल पी कैपिटल क्यू जो भी बताया है ये मैं एग्जांपल से अभी समझा रहा हूं। नाउ अगर इसके क्यू डिफरेंट वैल्यूज आते हैं तो क्या लिखा गया है देखिए, जो फंक्शन है z टू द पावर p, वेर p इज ए नॉन इंटीजर, p बाई q फॉर्मेट का है, will have q number of different values corresponding to a single value of z। जो z to the power p है उसके कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे, q number of different values होंगे। that means the function will have q number of branches। जैसे मैंने बोला था जितने डिफरेंट वैल्यूज हैं उतने ही डिफरेंट ब्रांचेस होंगे। तो यहां पे q डिफरेंट वैल्यूज हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हो जाएंगे, कैपिटल Q। ठीक है, कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज यहां पे तो जस्ट कुछ एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट हम 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास फंक्शन है z टू द पावर 1/3। तो यहां पे जो स्मॉल p है उसका वैल्यू कितना है, 1/3, मतलब ये इस फॉर्मेट का है, कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q। 1/3 कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q। ओके, नाउ z क्या बताया गया था, z इक्वल टू था r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। ये था, इसको यहां पे रिप्लेस करते हैं। z का वैल्यू तो सेम होगा, n का वैल्यू कुछ भी हो। बाहर पावर है 1/3। अब देखिए यहां पर
जिसमें n का डिपेंडेंसी नहीं है उसको अलग से लिखते हैं। तो r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा θ/3, इसमें r का डिपेंडेंसी नहीं, सॉरी n का डिपेंडेंसी नहीं आएगा, इसको अलग से लिखते हैं, इनटू e टू द पावर आयोटा 2n π/3। इस पार्ट में n का डिपेंडेंसी है और हम देखेंगे इस पार्ट के ही डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट, जिसको कुछ देर पहले लिखा गया था e टू द पावर आयोटा 2n πp, यहां पे p का वैल्यू कितना है 1/3, और बोला गया था इसी टर्म के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होते हैं। p का वैल्यू 1/3 है एंड इसके कितने वैल्यूज आने चाहिए, क्या बताया गया था, q डिफरेंट वैल्यूज आने चाहिए। तो यहाँ पे q कितना है 3, इसके 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, क्या क्या देखेंगे अभी। सपोज आपने n का वैल्यू 0 लिया, जो n है उसका वैल्यू 0 लिया, तो n का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो यहां पे आप देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ z इक्वल टू r टू द पावर 1/3 इंटू e टू द पावर आयोटा θ/3, इसको एज इट इज रखते हैं। n इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट कितना हो जाएगा 1, e टू द पावर 0 1 होता है, तो n इक्वल टू 0 के लिए ही आएगा। n इक्वल टू 1, ये पहला पार्ट तो सेम होगा, r टू द पावर 1 इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, e टू द पावर आयोटा θ/3, और n इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा e टू द पावर आयोटा 2π/3, इसका कुछ वैल्यू आएगा, ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो क्लियर है जी, ये वैल्यू 1 तो नहीं आएगा, e टू द पावर आयोटा 2π/3 1 तो नहीं आएगा। ऑयलर्स फॉर्मूले में अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे इसको, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, इसको हम लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू 1 तो नहीं आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आया है और ये जो वैल्यू आया है ये डिफरेंट होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन डिफरेंट आना चाहिए। अगर आप n के बदले 2 रिप्लेस करते हैं तो यह आएगा r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा θ/3, और n के बदले 2 रिप्लेस करेंगे e टू द पावर आयोटा 4π/3। ये भी एक डिफरेंट वैल्यू है, यू कैन चेक, इसका वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। जो बताया गया था ये जो टर्म होता है e टू द पावर आयोटा 2n πp, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आते हैं n के डिफरेंट वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग। अब देखिए इसी टर्म का वैल्यू क्या क्या आया है, 1 आया है, e टू द पावर आयोटा 2π/3 आया है, e टू द पावर आयोटा 4π/3 आया है, और इन तीनों का वैल्यू डिफरेंट है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे और इस पार्ट का वैल्यू डिफरेंट आने की वजह से फंक्शन का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। और एक टर्म लिखते हैं जो n इक्वल टू 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या आएगा, n इक्वल टू 3 रिप्लेस करेंगे तो r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा θ/3 e टू द पावर आयोटा 6π/3। अब यहां पे बताइए 6π/3 का मतलब क्या है, 2π, बेसिकली 2π है, और e टू द पावर आयोटा 2π का वैल्यू कितना होता है 1। 1।
तो ये सेम वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है जो n इक्वल टू 0 के लिए आया था। n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आ रहा है n इक्वल टू 3 के लिए भी सेम वैल्यू है। डिफरेंट वैल्यू थोड़ी ना है, सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। इसके बाद भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 के लिए, तो आप देखेंगे ये सेम वैल्यूज ही रिपीट करेंगे जो 3 वैल्यूज आए थे। मतलब बोलने का मतलब ये है n इक्वल टू 0, 1 और 2 के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ये जो 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं 0, 1, 2 के लिए। इसके बाद अगर आप 3, 4, 5 लेते हैं, वो सेम वैल्यू रिपीट करेगा। n का वैल्यू कोई अगर 6, 7, 8 लेता है तब भी वो सेम वैल्यू रिपीट करेगा बार बार। तो डिफरेंट वैल्यूज कितने आएंगे? डिफरेंट वैल्यूज 3 ही आएंगी, उसके बाद वही वैल्यू बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, 0, 1, 2 के लिए जो वैल्यू आया है फंक्शन का, 0, 1, 2 के लिए जो वैल्यू है, 3, 4, 5 के लिए भी फंक्शन का सेम वैल्यू आएगा। यू कैन चेक इट। एक मैंने चेक कर दिया है, 0 के लिए जो वैल्यू है 3 के लिए भी सेम वैल्यू है। अब देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू है n इक्वल टू 4 के लिए भी सेम वैल्यू है। तो 0, 1, 2 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू है 3, 4, 5 के लिए भी फंक्शन का सेम वैल्यू है। 6, 7, 8 के लिए भी सेम वैल्यू आएगा। तो फंक्शन के कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है? ओनली 3। और क्या बताया गया था कितने डिफरेंट वैल्यूज होते हैं? q, और इसमें q का वैल्यू कितना था? 3। तो इस फंक्शन के 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। इन तीनों का कॉरिस्पॉन्डिंग जो ये 3 वैल्यूज आई हैं। समझ में आया ये 3 वैल्यूज कैसे आए और ये रिपीट कैसे कर रहा है? इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके सर। ठीक है, नाउ इफ यू रिमेंबर, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था फंक्शन के जितने वैल्यूज होंगे उतने ही ब्रांचेस होंगे। तो इस फंक्शन के कितने ब्रांचेस हैं? 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो 3 ब्रांचेस। इसमें से एक ब्रांच को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच और बाकी ब्रांचेस को बोले जाते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। यहां पे बता सकते हैं प्रिंसिपल ब्रांच कौन सा है? n is equals to 0. n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू आया है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बाकी जो 2 आए हैं वो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। दिस वन एंड दिस वन, दीज आर सेकेंडरी ब्रांचेस। तो इस फंक्शन के टोटल 3 ब्रांचेस हैं। n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो ब्रांच है वो प्रिंसिपल ब्रांच है और बाकी जो ब्रांचेस हैं n इक्वल टू 1 और 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग वो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। तो एक प्रिंसिपल ब्रांच, 2 सेकेंडरी ब्रांचेस। नाउ नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा एक एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे ये कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? Q पे डिपेंड करता है, ये P पे डिपेंड नहीं करता। यहां पे जैसे P1 है, यहां पे P अगर 1 ना हो के 2 भी होता तब भी यहां पे 3 ही वैल्यूज आते। मतलब कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे या कितने ब्रांचेस आएंगे वो स्पेसिफिकली Q पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। With next example, suppose f of z is
z to the power suppose 4/3। तो यहां पे p का वैल्यू क्या है 4/3। यहां पे जस्ट हमने कैपिटल P का वैल्यू चेंज किया है। फर्स्ट एग्जांपल में कैपिटल P 1 था, यहां पे 4 है। Q का वैल्यू सेम रखा है और हम देखेंगे कितने वैल्यूज आते हैं वो Q पे ही डिपेंड करता है, कैपिटल P पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे भी आप Z के बदले रिप्लेसमेंट कर दीजिए। मल्टीवैल्यूड फंक्शन है या नहीं है चेक करने का ये कॉमन टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो जिसमें n का डिपेंडेंसी नहीं है उसको अलग से लिखते हैं और जिसमें n का डिपेंडेंसी है उनको अलग से। e टू द पावर आयोटा 8n पाई बाई 3। और ये जो टर्म है ये क्या है e टू द पावर आयोटा 2 पाई एन पी, जिसके डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ठीक है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया वैसे कैलकुलेशन करेंगे। आप n इक्वल टू 0 रिप्लेस कीजिए तो n इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू आएगा r टू द पावर 4/3 e टू द पावर आयोटा 4 θ/3 और n इक्वल टू 0 के लिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म 1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आया है इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली बाकी कैलकुलेट कीजिए n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2। यहां पे आएगा n इक्वल टू 1 के लिए e टू द पावर आयोटा 8π/3। ठीक है एंड n इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे ये फर्स्ट पार्ट तो सेम है बिकॉज ये n पे डिपेंड तो करता नहीं है। सेकेंड पार्ट में आएगा e टू द पावर आयोटा 16π/3। ठीक है अगर आप n इक्वल टू 3 रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आया था वही वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा है फॉर n इक्वल टू 3। देखिए क्या आएगा n इक्वल टू 3 रिप्लेस करेंगे तो ये होगा e टू द पावर आयोटा 24π/3। 24π/3 का मतलब 8π हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है e टू द पावर आयोटा 8π और e टू द पावर आयोटा 8π का वैल्यू क्या होता है 1। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो 1 लिख सकते हैं। तो आप नोटिस कीजिए n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आया था वही वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा है। n इक्वल टू 1 के लिए भी ये पार्ट 1 बना था, n इक्वल टू 3 के लिए भी ये पार्ट 1 बन गया। इसके बाद सेम रिपीटेशन होगा। तो यहां पर भी एक z के लिए फंक्शन के कितने डिफरेंट वैल्यूज हैं 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। जैसे मैंने बोला था कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे वो किस पे डिपेंड करता है Q पे डिपेंड करता है, कैपिटल Q। कैपिटल P पे डिपेंड करता ही नहीं है।
तो यहां पे भी कैपिटल क्यू कितना है 3, तो कितने ब्रांचेस आ गए 3 ब्रांचेस, एक प्रिंसिपल ब्रांच और बाकी 2 सेकेंडरी ब्रांचेस। तो ये भी एक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है और इसके कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है 3 डिफरेंट वैल्यूज, मतलब 3 डिफरेंट ब्रांचेस पॉसिबल है। ओके ना, कोई क्वेश्चन किया है मुझे जो n इक्वल टू 4 के लिए सेम वैल्यू नहीं आ रहा है। अब देखिए ये डिफरेंट वैल्यू सेम वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इस पार्ट पे डिपेंड करता है ना। तो इस टाइप के पार्ट का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हैं तो n इक्वल टू 1 के लिए एक्सपोनेंशियल टर्म क्या आ रहा है e टू द पावर आयोटा 8 पाई बाई 3। इस टाइप के वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए e टू द पावर आयोटा इसको 2 पाई के फॉर्म में लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। इससे फायदा क्या होगा, ये जो e टू दी पावर आयोटा 2 पाई वाला पार्ट है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1 लिख सकते हैं। e टू दी पावर आयोटा 2 पाई क्या होता है 1 होता है, तो ये बेसिकली हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। तो वैल्यू सेम है या डिफरेंट है जब आप चेक करेंगे तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। जो एंगल है उसको 2 पाई के फॉर्म में लिखिए, बिकॉज e टू दी पावर आयोटा 2 पाई क्या होता है 1 होता है। सिमिलरली अगर आप n इक्वल टू 4 कंसीडर करते हैं, देखिए फॉर n इक्वल टू 4 सेम वैल्यू आना चाहिए, ऐसा मैंने बताया। n इक्वल टू 4 के लिए एंगल कितना बनेगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं जस्ट। 10 पाई प्लस पाई बाई 3। n इक्वल टू 4 पे बनेगा 32 पाई बाई 3। इसको भी 2 फॉर्म में लिखिए, मतलब 2 पाई के मल्टीपल में, इवन मल्टीपल में। तो 32 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हैं एक 10 पाई 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, और e टू दी पावर आयोटा 10 पाई कितना होगा 1 इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो बेसिकली आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। तो अब देखिए n इक्वल टू 1 के लिए क्या आया था, सिंप्लीफाई करने के बाद e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, और n इक्वल टू 4 के लिए सिंप्लीफाई किया तब भी सेम वैल्यू है। अगर ये टर्म सेम है तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या आएगा सेम आएगा। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, जब n इक्वल टू 7 8 लेंगे तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्लियर है जो 2 एग्जांपल डिस्कस किया हमने। यस सर। ठीक है, तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या बताया गया, z के पावर में अगर फ्रैक्शन चला आता है तो वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन होगा, और मल्टीवैल्यूड में कितने वैल्यूज आएंगे कौन डिसाइड करता है, क्यू डिसाइड करता है। क्यू का जो वैल्यू होगा उतने ही डिफरेंट वैल्यूज होंगे, मतलब उतने ही डिफरेंट ब्रांचेस होंगे। नेक्स्ट हम मल्टीवैल्यूड फंक्शन का सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्लेक्स में आता है। ठीक है, सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, ये वहीं से इसमें करेक्शन वहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो वो रह गया है। ये होगा टाइप 2 functions with logarithmic function। तो
कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जो सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीवैल्यूड फंक्शन आता है वो है लॉगरिदमिक फंक्शन। फंक्शन में अगर लॉग का कोई फंक्शन रहता है, लॉग जेड या समथिंग लाइक दैट, तो वो एक मल्टीवैल्यूड फंक्शन होगा ऑलवेज। तो ये फंक्शन के अंदर अगर आपके लॉगरिदमिक फंक्शन रहते हैं तो ये मल्टीवैल्यूड कैसे है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे लॉग जेड है, हम इसी टाइप का फंक्शन की बात कर रहे हैं, लॉग जेड। तो यहां पे देखिए क्या किया गया, जेड के बदले क्या रिप्लेस किया गया, दिस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। सेम टेक्निक जो टाइप 1 में डिस्कस किया था। ना लॉग का प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें, यहां पे क्या है, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। सिंपल लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग आर प्लस लॉग ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आएगा ये। नाउ अगेन फर्स्ट टर्म सेम रह गया, सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। ये भी लॉग का प्रॉपर्टी है। लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये बेसिकली क्या होता है, एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या था, लॉग जेड, और इक्वल टू क्या आ गया, लॉग आर प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। नाउ सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है चेक करने का तरीका है, n के वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। n इक्वल टू 0 अगर है तो अब देखिए लॉग जेड आएगा लॉग आर प्लस आयोटा थीटा। n इक्वल टू अगर 1 है तो लॉग जेड का वैल्यू आएगा लॉग आर प्लस आयोटा थीटा प्लस 2 पाई। डिफरेंट वैल्यू है, यहां पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पार्ट जो है और ये पार्ट, इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। ये 2 पाई है तो मैं सोचिए रिपीट कर रहा है। 2 पाई रिपीट कब करता है, जब एक्सपोनेंशियल रहता है। इसमें तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, जस्ट थीटा के बदले थीटा प्लस 2 पाई है, तो डिफरेंट वैल्यू है। ऐसे अगर आप n इक्वल टू 2, 3, 4 रिप्लेस करते हैं, n इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे तो आएगा लॉग आर प्लस आयोटा थीटा प्लस 4 पाई। ये भी एक डिफरेंट वैल्यू है। ऐसे आप n इक्वल टू 3, 4, 5 कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप देखेंगे कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। n का आप कोई भी वैल्यू ले लो, हर बार फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। और रिपीटेशन क्यों नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा पिछले स्लाइड में जा रहा हूं। इसमें रिपीटेशन इसलिए नहीं होगा, देखिए पिछले क्वेश्चन में रिपीटेशन क्यों हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में फंक्शन के अंदर जो ये टर्म था, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में था। ये जो टर्म था ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में था, ये जो टर्म है। और एक्सपोनेंशियल आयोटा का मतलब क्या होता है, साइन कोसाइन। और साइन कोसाइन क्या फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। तो सिंस इस एक्सप्रेशन में साइन कोसाइन प्रेजेंट है, इसीलिए फंक्शन रिपीट कर रहा था। लेकिन इस एक्सप्रेशन में क्या साइन कोसाइन प्रेजेंट है, इसमें एक्सपोनेंशियल आयोटा ही प्रेजेंट नहीं है, तो साइन कोसाइन भी प्रेजेंट नहीं होगा। और साइन कोसाइन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करेगा। अब 0, 1, 2 मैंने कैलकुलेट किया है, अब 3, 4, 5, 6 कुछ भी रिप्लेस करके देख लो, इस फंक्शन का वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, कभी भी रिपीट नहीं करेगा।
टाइप 1 में रिपीट क्यों कर रहा था? बिकॉज टाइप 1 में फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल आयोटा प्रेजेंट था, इसलिए एक्सपोनेंशियल आयोटा का मतलब क्या है? साइन कोसाइन, और साइन कोसाइन पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए रिपीट कर रहा था। यहां पे जो फंक्शन है उसके अंदर साइन कोसाइन तो नहीं दिख रहा है, और साइन कोसाइन नहीं होने की वजह से फंक्शन रिपीट भी नहीं करेगा। सर क्या ये क्यू प्लस वन जैसे आपने उस टाइम लिया था, जैसे n प्लस वन, उसके लिए भी रिपीट नहीं करेगा? किसके लिए? जैसे आपने पहले बोला था ना, मतलब क्यू माइनस वन तक हम लेंगे वो सीरीज। 1 के लिए था, इसके लिए नहीं है। वो z⁻p वाले फॉर्मेट के लिए था। ओके सर। ये तो अलग फंक्शन है ना, टाइप 2 हाँ, लॉग, हाँ। क्यू जो बताया गया था वो सिर्फ टाइप 1 के लिए वैलिड है। लॉग फंक्शन होगा तो उसके ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे, ऑलवेज। तो जो log z है, it will have infinite number of different values corresponding to a single value of z। z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। दैट मीन्स द फंक्शन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। फंक्शन के कितने ब्रांचेस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। ओके इसमें से n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आया है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच। स्टार्टिंग के क्लासेस में एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए थे जहां पे प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना था। इफ यू रिमेंबर log z का प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम यही एक्सप्रेशन यूज करते थे। दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लॉग फंक्शन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे ऑलवेज। तो दो टाइप के मल्टीवैल्यूड फंक्शन बताए गए। एक तो लॉग टाइप का है, इसमें कितने ब्रांचेस हैं? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। और जो टाइप 1 बताया गया, टाइप 1 में फंक्शन क्या था? z⁻p। इसमें कितने ब्रांचेस हैं? q ब्रांचेस हैं। स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P बाई Q, और इसके कैपिटल Q नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो टाइप 1 में फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस है और टाइप 2 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस है। बिकॉज जो टाइप 2 है उसमें कभी भी रिपीट नहीं करेगा, राइट? log z जो फंक्शन है इसका एक प्रिंसिपल ब्रांच है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। इस फंक्शन का एक ही प्रिंसिपल ब्रांच है और बाकी जितने भी ब्रांचेस है वो क्या होंगे? सेकेंडरी ब्रांचेस। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कितने हैं? इनफाइनाइट। तो एक प्रिंसिपल ब्रांच है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। ओके ये जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन है इसका ग्राफ मैं जो नेक्स्ट क्लास है 10-15 से जो क्लास है उसमें मैं कुछ ग्राफ्स यहाँ पे मैं शो करूंगा। बिकॉज हाथ से ड्रॉ करना काफी मुश्किल है, ठीक है? बिकॉज ये 3 डायमेंशनल प्लॉट्स होंगे। तो मैं नेक्स्ट जो 10-15 वाला क्लास है उसमें मैं ये log z, ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, इसके जो ग्राफ्स हैं इनका मैं जो डायग्राम है ये मैं इंसर्ट कर दूंगा। अभी मेरे पास इस फाइल में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वाला जो क्लास है 10-15 का उसमें मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है? ये जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन है इसके ग्राफ्स देखने में कैसे होते हैं। क्लियर है? दो टाइप के मल्टीवैल्यूड फंक्शन।
Yes, sir. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रांच पॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे हमने देखा टाइप 1 में जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, और टाइप 2 में जो है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तब इन ब्रांचेस के कॉरिस्पॉन्डिंग ब्रांच पॉइंट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट का मतलब क्या है और एग्जामिनेशन में हम ब्रांच पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ब्रांच पॉइंट्स ऑफ ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन। तो क्या बोला गया है, देखिए ब्रांच पॉइंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इफ z इक्वल टू z0 इज ए ब्रांच पॉइंट of a multivalued function f of z, z equal to z0 क्या है, ब्रांच पॉइंट है। इन दैट केस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द फंक्शन विल नॉट बी एनालिटिक एट z इक्वल टू z0। फंक्शन जो होगा वो z इक्वल टू z0 पे एनालिटिक नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, वैल्यूज ऑफ द different branches of the function will be same at z equal to z0। मतलब z equal to z0 पे फंक्शन के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू सेम आ जाएगा। जैसे हमने देखा डिफरेंट ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट ब्रांचेस का मतलब होता है फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ओके, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ब्रांच पॉइंट पे क्या होगा, अगर z इक्वल टू z0 ब्रांच पॉइंट है, उस पॉइंट पे जितने भी ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू सेम हो जाएगा। तो z इक्वल टू z0 अगर ब्रांच पॉइंट है तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, z0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, और दूसरा z इक्वल टू z0 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो ब्रांच पॉइंट है ये बेसिकली सिंगुलर पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, ब्रांच पॉइंट बेसिकली सिंगुलर पॉइंट है। ये जो हम ब्रांच पॉइंट बोल रहे हैं, इट इज ए सिंगुलर पॉइंट फॉर ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन। इसलिए आप देखेंगे कई कई टेक्स्ट बुक में इसको ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी भी बोला जाता है। तो ब्रांच पॉइंट इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन। बट ध्यान रखिएगा, जैसे हमने सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट डिवाइड किया था, वो हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। जो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल था वो सारा कुछ किसके लिए था, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। यहां पे ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये किसके लिए है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए। तो वो सेम मैथमेटिक्स हम यहां पे यूज नहीं करेंगे। बट ब्रांच पॉइंट का मतलब क्या है, ब्रांच पॉइंट इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब किसी ने क्वेश्चन किया है कि कंडीशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट का मतलब है डिनोमिनेटर को 0 पुट करना होता है। हमने ये पहले डिस्कस किया था। ये फंक्शन अगर इस फॉर्मेट का है फाई ऑफ जेड अपॉन जी ऑफ जेड, तो हम सिंगुलर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंगुलर पॉइंट के लिए हम जी ऑफ जेड को 0 से कंपेयर करते हैं। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या होता है, जी ऑफ जेड इक्वल टू 0। अगेन ये सारा मैथमेटिक्स मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। गलती से भी मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए ये मैथमेटिक्स यूज मत कीजिएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए इस टाइप का कोई मैथमेटिक्स डिफाइन नहीं किया गया है। So this calculation is valid only for single valued function, multi valued function के लिए applicable है ही नहीं।
ये ध्यान रखिएगा। जो अभी तक आप लोगों ने रेसिड्यू वाला पार्ट पढ़ा है, जो भी सिंगुलरिटी पढ़ा है, वो सारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए था। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ब्रांच पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। इसका मतलब है z इक्वल टू जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो चेक कैसे करते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन में सिंगुलर पॉइंट या ब्रांच पॉइंट चेक करने के ना डिफरेंट तरीके हैं, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। एनालिटिक ना होने का मतलब है आइदर फंक्शन और फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, और बोथ will not be defined at z equal to z naught. तो मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए चेक करने का तरीका क्या है? जैसे बोला गया z नॉट पे, मतलब z नॉट एक सिंगुलर पॉइंट है, उस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ये बताया गया। चेक कैसे करेंगे? बिकॉज ये जो मैथमेटिक्स है ये तो सिंगल वैल्यूड के लिए है, मल्टी वैल्यूड के लिए तो यूज कर नहीं सकते। तो मल्टी वैल्यूड के लिए चेक करने का तरीका ये होता है, z इक्वल टू जेड नॉट अगर ब्रांच पॉइंट है, ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी है, तो आइदर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा या फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड नहीं होगा, या दोनों नॉट डिफाइंड भी हो सकते हैं। और डेरिवेटिव यहां पे देखिए nth ऑर्डर लिया गया है, तो ऐसा हो सकता है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइंड हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, तो यहां पे डेरिवेटिव का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मे बी फर्स्ट ऑर्डर डिफाइंड हो, सेकेंड ऑर्डर डिफाइंड ना हो, या सेकेंड ऑर्डर डिफाइंड हो, थर्ड ऑर्डर डिफाइंड ना हो। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। मल्टी वैल्यूड के लिए टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है। और जैसे यहां पे बताया गया, सेकेंड पॉइंट जो है, जो ब्रांच पॉइंट है, उसमें फंक्शन के जितने भी ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू सेम आ जाएगा। जो प्रिंसिपल ब्रांच है, सेकेंडरी ब्रांच है, सबका वैल्यू z नॉट पे सेम आ जाएगा। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सर इसका तो मतलब कि अगर इसमें फर्स्ट ऐसा हो हाँ इसमें बताइए। ऐसा हो सकता है कि z इक्वल टू जेड नॉट पे फंक्शन डिफाइंड हो और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने आइदर और लिखा है। ओके, तब भी सर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है तो। उस फंक्शन आपका डिफाइंड है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो इज नॉट एनालिटिक। ओके सर। मतलब आप ऐसे याद रखिए, फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, इनमें से कोई एक भी अगर नॉट डिफाइंड आ जाता है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अगर एक भी नॉट डिफाइंड चला आता है, फंक्शन या उसके डेरिवेटिव्स। जैसा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए जो हमने कुछ देर पहले अभी फंक्शन लिया था z टू दी पावर 1/3, इस फंक्शन के लिए ना z इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट है। z इक्वल टू 0 इज ए ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी। अब आपको डाउट हो रहा होगा, z इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड आ रहा है, z इक्वल टू 0 रिप्लेस कर तो 0 आ जाएगा। तो फंक्शन तो डिफाइंड है, एट z इक्वल टू 0 f of z is defined. Zero is a defined quantity. लेकिन अगर हम इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, प्लीज चेक, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 1/3 और नीचे आएगा z टू दी पावर 2/3।
अब ये डेरिवेटिव क्या z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है? नहीं सर। सर z इक्वल टू 0 1/0 आएगा, तो f डैश z इज नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स function is not analytic at z equal to 0. तो इसीलिए हम z इक्वल टू 0 को क्या बोल रहे थे? ब्रांच पॉइंट ऑफ द फंक्शन. फंक्शन डिफाइंड है लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड नहीं है. तो z इक्वल टू 0 इज ए ब्रांच पॉइंट. और ब्रांच पॉइंट वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये जो फंक्शन है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है. सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट. और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी. तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, इसीलिए हम ये ब्रांच पॉइंट यूज कर रहे हैं वर्ड. मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैसा है हमने कुछ देर पहले अभी डिस्कस किया. नाउ तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया. पहला कंडीशन क्या था? फंक्शन जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं होगा. दूसरा कंडीशन क्या था? फंक्शन के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू सेम आ जाएगा. ये चेक करते हैं. अब देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. जेड टू द पावर 1/3 के जो 3 ब्रांचेस आए थे उनका वैल्यू क्या था? f of z is equal to z to the power 1/3 और इसके वैल्यूज थे r to the power 1/3, e to the power iota theta by 3 into e to the power iota 2n pi by 3. यहां पे हमने n के डिफरेंट वैल्यूज लिखे थे और 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गए थे. n का वैल्यू क्या क्या लिया था? 0, 1 एंड 2. इसके बाद तो रिपीट करता है. ये हमने कुछ देर पहले अभी डिस्कस किया. ठीक है. नाउ यहां पे ब्रांच पॉइंट क्या था? z इक्वल टू 0. अब देखे हैं z इक्वल टू 0 पे क्या आता है? एट z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 का मतलब क्या? ओरिजिन नहीं है. ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन. तो z इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ओरिजिन. अब बताइए z इक्वल टू 0 पे मतलब ओरिजिन पे जो r है, r बेसिकली क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z. अगर z 0 है तो मॉडुलस ऑफ z भी कितना होगा? 0. अगर z ही 0 है तो मॉडुलस ऑफ z कितना होगा? 0 आएगा. तो अब बताइए एट z इक्वल टू 0 ये जो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन के अंदर उसमें r का डिपेंडेंसी है. फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा? 0 इंटू e टू द पावर आयोटा 2n पाई बाई 3. तो यहां पे आप n का कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो, फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा. 0 ही है. फॉर n इक्वल टू 0, 1 एंड 2. n का वैल्यू आप 0 रिप्लेस करो, 1 रिप्लेस करो या 2 रिप्लेस करो, फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा विच इज इक्वल टू 0.
n इक्वल टू 0 वाले को क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल ब्रांच। n इक्वल टू 1 और 2 के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या बोल रहे थे? सेकेंडरी ब्रांचेस। तो आपका प्रिंसिपल ब्रांच हो या सेकेंडरी ब्रांच हो, प्रिंसिपल ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच में फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 0। सेम वैल्यू जो सेकेंड कंडीशन था। वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन विल बी सेम एट z0। तो अब देखिए z इक्वल टू 0 पे फंक्शन के जो 3 ब्रांचेस थे, एक प्रिंसिपल ब्रांच और 2 सेकेंडरी ब्रांचेस, इन दोनों का वैल्यू कितना है? 0। तो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? z इक्वल टू 0 इज ए ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, और सिंपल ब्रांच पॉइंट। ऑफ z to the power 1/3। ऐसे ही आप जो दूसरा एग्जांपल था z to the power 4/3, उसमें ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी पता नहीं चलेगा। जैसे z to the power 4/3 है। अब देखिए ये जो z to the power 4/3 है, ये z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें फर्स्ट ऑर्डर, तो f डैश z क्या आएगा? 4/, इंटू z टू द पावर 1/3। ये भी z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी डिफाइंड है। अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आएगा 4/9 z टू द पावर 2/3 नीचे आएगा। और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। z इक्वल टू 0 पे फंक्शन भी डिफाइंड है, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिफाइंड है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के लिए भी z इक्वल टू 0 क्या होगा? एक ब्रांच पॉइंट होगा। क्वेश्चन किया है जो z इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट होगा जब z बैठे हैं। ये मैं जनरल फॉर्म बताऊंगा। इस दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है? प्रिया जी म्यूट हो जाओ। सर प्लीज म्यूट रखिए। जैसे सपोज आपके पास फंक्शन गिवन है z माइनस z0 होल टू द पावर p इज सम नॉन इंटीजर। फंक्शन अगर इस फॉर्मेट का है z माइनस z0 टू द पावर p, p इज ए नॉन इंटीजर, इसके लिए ब्रांच पॉइंट क्या होगा?
z equal to z naught will be a branch point, is a branch point in this case. तो z इक्वल टू z इस केस में क्या होगा, ब्रांच पॉइंट होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज कोई फंक्शन है z माइनस 3 होल टू द पावर 2/3। अब देखिए ये फंक्शन जो है वो z इक्वल टू 3 पे डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन इसका अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो यह आएगा 2/3 इंटू z माइनस 3 होल टू द पावर माइनस 1/3। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इट इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 3। तो इस केस में ब्रांच पॉइंट कौन होगा, z इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन का ब्रांच पॉइंट है z इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फंक्शन आ जाता है तो आप डायरेक्ट देख के बता दीजिए z इक्वल टू z नॉट इसका एक ब्रांच पॉइंट है। एनीवन, इस फंक्शन का और क्या कोई ब्रांच पॉइंट हो सकता है? ये जो ऊपर जनरल फॉर्म लिखा गया है z माइनस z नॉट, इसका और हो सकता है? लग रहा है करियर एंड ईयर के 2 टीचर्स तो गए, एक को तो 4 दिन से बुखार है, ठीक नहीं हो रहा, और एक टीचर को परसों जुकाम था, उसकी 2 दिन से क्लास नहीं लगी, उसको भी बुखार हो गया होगा, पक्की बात है। और ये तीसरा है, इसको भी आज खांसी हो रही है। प्रिया म्यूट योरसेल्फ। प्रिया म्यूट कर लो। और कोई ब्रांच पॉइंट है, बता सकते हैं? मे बी फाइनाइट, अब सपोज किसी ऑप्शन में दिया गया है z इक्वल टू इंफिनिटी इज अ ब्रांच पॉइंट, ये ब्रांच पॉइंट फाइनाइट प्लेन में है, ब्रांच पॉइंट इंफिनिटी पे भी हो सकता है। तो इंफिनिटी पे ब्रांच पॉइंट है या नहीं है चेक कैसे करेंगे? इंफिनिटी पे ब्रांच पॉइंट है या नहीं है? एनीवन? 1/t पुट करके 0 मिलता है। अगेन इंफिनिटी पे ब्रांच पॉइंट है या नहीं है उसके लिए हम z के बदले 1/t रिप्लेस करेंगे और t इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो z के बदले अगर आप 1/t रिप्लेस करते हैं तो आप देखिए क्या आएगा, 1/t माइनस z नॉट होल टू द पावर p। तो यहां से ये आएगा 1/t टू द पावर p इंटू 1 माइनस t z नॉट टू द पावर p। तो यहां पे बताइए किसके किसके पावर में नॉन इंटीजर आ रहा है? यहां पर बेसिकली किसका पावर है? जो फर्स्ट पार्ट है ये किसका पावर है? t का पावर है, और t के पावर में क्या प्रेजेंट है? नॉन इंटीजर, नेगेटिव नॉन इंटीजर है। सो नॉन इंटीजर पावर्स ऑफ t। तो यहां से ब्रांच पॉइंट क्या आएगा? नॉन इंटीजर पावर आने का मतलब ही है वो ब्रांच पॉइंट है, आएगा ही। तो यहां पे एक ब्रांच पॉइंट कौन आएगा इस पार्ट से? t का पावर है, तो ब्रांच पॉइंट कौन होगा? इक्वल टू 0 0 प्लस p होगा, राइट। जैसे यहां पर
यहां पे किसके पावर्स थे? जेड माइनस जेड नॉट के पावर्स थे, इसीलिए ब्रांच पॉइंट क्या आया? जेड इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, तो यहां पे टी के पावर्स थे, तो टी इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट होगा, और टी इक्वल टू 0 का मतलब ही कौन सा पॉइंट है? जेड इक्वल टू इंफिनिटी। तो जेड इक्वल टू इंफिनिटी भी एक ब्रांच पॉइंट होगा। बिकॉज टी इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू इंफिनिटी सेम पॉइंट है। तो एग्जामिनेशन में आप लोग क्या करेंगे? एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसा फंक्शन दिख जाता है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा फंक्शन अगर आपको दिख जाए और जिसके ब्रांच पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, ये फंक्शन है और इसका ब्रांच पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो एक ब्रांच पॉइंट तो जेड नॉट पे होगा, और लुक एट द ऑप्शन, इंफिनिटी के बारे में बोला गया है कि नहीं बोला गया है? अगर बोला गया है तो इंफिनिटी को भी इंक्लूड करेंगे। दो ब्रांच पॉइंट्स हैं, एक जेड नॉट है और दूसरा इंफिनिटी है। एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मेट देख के ही बता दीजिएगा, ये कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया रहना चाहिए ये ब्रांच पॉइंट आ कैसे रहा है। पी जो है वो नॉन इंटीजर है इस फॉर्मेट का। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा ब्रांच पॉइंट आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, यहां पे मैंने बोला इंफिनिटी पे ब्रांच पॉइंट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इंफिनिटी पे है या नहीं है चेक करने के लिए हम z के बदले 1/t रिप्लेस करते हैं। तो z के बदले 1/t रिप्लेस किया तो ये फंक्शन आ गया। अब यहां पे आप देखिए किसका नॉन इंटीजर पावर आ रहा है? t का नॉन इंटीजर पावर है। अब नॉन इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यहां पे बोल रहे थे, जो यहां पे z माइनस जेड नॉट के पॉजिटिव नॉन इंटीजर पावर्स हैं, z माइनस जेड नॉट के नॉन इंटीजर पावर्स हैं, तो ब्रांच पॉइंट कौन होगा? जेड नॉट। बिकॉज नॉन इंटीजर पावर किसके थे? z माइनस जेड नॉट के, इसलिए ब्रांच पॉइंट कौन होगा? जेड नॉट। यहां पे किसके ब्रांच पॉइंट्स हैं? किसके नॉन इंटीजर पावर्स हैं? t के नॉन इंटीजर पावर्स हैं, तो ब्रांच पॉइंट कौन होगा? t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 का मतलब ही कौन सा पॉइंट है? z इक्वल टू इंफिनिटी, बिकॉज z के बदले हमने 1/t रिप्लेस किया था। t अगर 0 है तो z क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है? ये जो नॉन इंटीजर पावर आ रहा है वो किसका नॉन इंटीजर पावर है? जैसे यहाँ पे ये z माइनस जेड नॉट का नॉन इंटीजर पावर है, तो ब्रांच पॉइंट कौन होगा? जेड नॉट। यहां पे किसका नॉन इंटीजर पावर है? t माइनस 0, t माइनस 0 मतलब t का, तो ब्रांच पॉइंट कौन होगा? t इक्वल टू 0। ये जो पार्ट है ये बेसिकली t माइनस 0 का नॉन इंटीजर पावर है, तो ब्रांच पॉइंट कौन होगा? t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 का मतलब z इक्वल टू इंफिनिटी। एग्जाम के लिए आप ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मेट अगर आपको दिख जाता है तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए इसके दो ब्रांच पॉइंट्स आएंगे, एक जेड नॉट आएगा और एक इंफिनिटी आएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं पे करते हैं। लेट्स टेक ए ब्रेक। नेक्स्ट तो है वो 30 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 सर। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए सर, ये 1 माइनस टी जेड नॉट जो सेकंड वाला पार्ट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्रांच पॉइंट का? सिंगुलर पॉइंट आएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर हम इस पार्ट की बात करें, यहाँ पे बताइए टी का वैल्यू कितना आएगा इस पार्ट से? यहाँ पे इसका नॉन इंटीजर पावर है 1/z0। 1/z0। टी इक्वल टू क्या आएगा? 1/z0। यस सर। t इक्वल टू 1/z0 आने का मतलब है z इक्वल टू कितना है? Z0। z0 है ना। तो ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था।
इसलिए हम उसको अलग से नहीं बता रहे हैं, बस इससे भी वही पॉइंट आएगा जेड नॉट। यहाँ पे 1 माइनस टी जेड नॉट के पावर्स हैं, टी का वैल्यू कितना है 1 बाई जेड नॉट, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा जेड नॉट, तो यही पॉइंट है। एनी अदर? ब्रांच पॉइंट के 2 पॉइंट डिस्कस किए थे सर, उस स्लाइड पे मूव करना सर एक बार। क्या रिपीट कीजिए एक बार? सर आपने ब्रांच पॉइंट के लिए जो 2 पॉइंट डिस्कस किए थे ना अभी, उस स्लाइड पे मूव करना सर। इसमें अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी हम बोल सकते हैं क्या कि जेड इक्वल टू जेड नॉट ब्रांच पॉइंट होगा? दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो ब्रांच पॉइंट नहीं, तो जेड इक्वल टू जेड नॉट पे ब्रांच पॉइंट नहीं होगा? नहीं, दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। सर यहाँ पर सर यहाँ पर सर लॉगरिदमिक फंक्शन और जो इंटीजर पावर का जो फंक्शन बोला नॉन इंटीजर वाला, ये दोनों टाइप्स ही मल्टीवैल्यूड फंक्शन रहेगा, जिसके लिए मतलब ये दोनों टाइप्स ही है मल्टीवैल्यूड फंक्शन। इसमें दो टाइप है, लॉग और जेड टू द पावर। अच्छा, तो ब्रांच ओके सर, तो ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए हम लोग सर ब्रांच पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। लॉग जेड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ये तो मैंने ये जेड टू द पावर पी के लिए बताया इस फॉर्मेट। ओके, ये टाइप 1 है, ये फंक्शन जो है बेसिकली टाइप 1 का है। यस सर। टाइप 2 वाला भी बताएंगे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ बताइए सर अगर इंटीजर में पावर है या फिर लॉग फंक्शन है हमारा, तो हमेशा वो सिंगुलैरिटी ब्रांच पॉइंट सिंगुलैरिटी ही होगी। इंटीजर में पावर में नॉन इंटीजर है या लॉग जेड है? हाँ, मतलब फ्रैक्शनल पावर है। हाँ, और अगर लॉग जेड में फंक्शन है उस फॉर्म का है, तो हम हमेशा उसको कुछ कैलकुलेट, अगर सिर्फ सिंगुलैरिटी पूछा जाए तो ब्रांच पॉइंट सिंगुलैरिटी हमेशा ही बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन है सर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सर एक बार लिखना सर। कौन सा? सर गेट 2020 का क्वेश्चन है, एक बार लिखना आप। गेट 2020 का? यस सर, 1 मिनट सर, आप लिखना एक बार। चलिए, मेरे पास ना वो अभी गेट 2020 वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास के एंड दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। 2020 का क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है, ठीक, मैं देख के रखूंगा। हेलो सर, थोड़ा जोर से बोलिए जो भी बोल रहे हैं। सर वो क्वेश्चन मैं ग्रुप पे शेयर कर दूं? शेयर कर आप एक बार फिर देख लेना ना। दीजिए। हाँ ओके सर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 17 का डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन, ये पार्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डाउट्स लूंगा, ठीक है? ये ब्रांच पॉइंट है, उसके बाद प्रॉब्लम शीट और प्रीवियस ईयर के डाउट डिस्कस करूंगा। थैंक यू।